स्टूडेंट, आज हम लोग अपना लेसन नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था स्टार्ट करेंगे। ठोस अवस्था को करने के लिए सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए इस चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और ये लेसन बोर्ड में से इसमें से लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इस लेसन को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: ठोस की अवस्था, ठोस के सामान्य लक्षण, ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टल जालक, एकक कोष्टिका, 7 आधे एकक कोष्टिका क्या होती हैं, उनकी केंद्रित सेलों की संरचना, घनीय एकक कोष्टिका, उसके अवयवीकरण। उसके बाद है निबिड़ संकुल संरचनाएं, संकुलन क्षमता, एकक कोष्टिका की विमा संबंधी गणना, ठोसों में अपूर्णताएं या दोष जिसे बोलते हैं या क्रिस्टल दोष, ठोसों के विद्युत गुणधर्म और बेंड सिद्धांत क्या होते हैं। उसके अलावा ये जो 2 टॉपिक है चुंबकीय गुण और पराविद्युतांक, ये आपके सिलेबस से हट चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग रोज़ एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे और रोज़ आपको डेली क्लास मिलेगी, उसके आप समझकर उसके वीडियो बनाएं, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर फर्स्ट, इसे हम बोलेंगे ठोस अवस्था। देखिए, ठोस अवस्था क्या होती है? किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के कण पास पास होते हैं। ये तो हम बेसिक क्लास में भी पढ़ के आए हैं। पदार्थ के कण जब पास पास होते हैं तो उनकी संरचना कैसी होती है? ठोस संरचना होती है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयन प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों के द्वारा संकुलित होते हैं। मतलब इनके बीच में जो अणु है या परमाणु है या जो आयन है, वो आयन पास पास कैसे जुड़े हुए होंगे? बहुत क्लोज पैकिंग होगी। उसमें कैसी पैकिंग होगी? क्लोज पैकिंग होगी। वो अवस्था क्या कहलाती है? वो अवस्था कहलाती है आपकी ठोस अवस्था, ठीक है। ठोसों में अवयवी कणों की स्थितियाँ नियत होती हैं, यानी कोई भी कण गति नहीं करते, उनकी स्थिति कैसी होगी? बिल्कुल नियत होती है। केवल माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन करते हैं, या जो भी उनकी मध्यम स्थिति होती है उसके अंदर दोलन करेंगे, ठीक है। इनमें अवयवी कणों में इतना प्रबल आकर्षण बल होता है कि लगभग स्थिर अवस्था में रहते हैं। स्थिर का मतलब बिना हिले, बिना डुले, बिना कोई गति करे हुए ये एकदम कैसे रहते हैं? स्थिर होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या नोट करना है? आपको इसकी डेफिनेशन देखना है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु, आयन प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों के द्वारा सवृंत संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, इनमें केवल इतने प्रबल आकर्षण बल बंधे होते हैं कि लगभग स्थिर अवस्था में रहते हैं। ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका, ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। यानी ठोस अवस्था को डिफाइन करने के लिए आपको ये 3 पॉइंट लिखना पड़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण। ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर के क्वेश्चन में भी, बोर्ड में पूछा गया है कि ठोस के सामान्य लक्षण बताइए। तो क्या होता है? ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण लिखने से पहले सबसे पहले देखेंगे इनका निश्चित द्रव्यमान, आयतन व आकार होता है। पहला पॉइंट क्या होगा आपका? इनका निश्चित द्रव्यमान, आयतन व आकार होता है। दूसरा पॉइंट होगा, इनकी अंतर आणविक दूरियां लघु होती हैं या बहुत कम होती है, यानी 1-2 कणों के बीच की दूरी, ये 2 कणों इनके बीच की दूरी जो होगी वो बहुत कम होगी। किसमें? ठोसों के अंदर। और इनके अंतर आणविक बलों का मान बहुत अधिक होगा, या बल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या प्रबल होंगे। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका, इनके अंतर आणविक आकर्षण बल जो होंगे वो बहुत प्रबल होंगे। और जब प्रबल बंध होता है तभी दूरी कम होती है। याद रखिएगा ये बात, जब अंतर आणविक बल प्रबल होगा तभी इसकी दूरी कम होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनके अवयवी कण। अवयवी कण हम किसे मानते हैं? जैसे परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन हो सकते हैं। इनकी स्थितियां निश्चित होती हैं, यानी इनके अंदर जिससे इनका निर्माण हुआ है उन अणु परमाणु तथा आयनों की दूरियां जो स्थिति होगी वो निश्चित होगी। ये नहीं है कि एक आयन उठ के दूसरी तरफ मूवमेंट कर रहा है, इसमें मूवमेंट है ही नहीं, गति होगी नहीं कणों के बीच, तो इनकी स्थिति कैसी होगी? बिल्कुल निश्चित होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। स्थिति निश्चित कैसे है? क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, कण केवल इनकी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन करते हैं। जो कण होंगे अपनी माध्य स्थितियों, माध्य यानी जहाँ पर उनकी मूवमेंट होना चाहिए वहीं वो दोलन करते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है अपना, वो अगला पॉइंट है, यह असंपीड्य तथा कठोर होते हैं। यानी इनको इनकम्प्रेसिबल। असंपीड्य का मतलब इसको आप दबा के और छोटा आकार नहीं कर सकते। जैसे गैसों में होता है, गैसों को अपन प्रेशर डालते हैं तो वो नीचे आ जाती है, उनका आकार कम हो जाता है। और प्रेशर डालने पर गैसें किस में बदल जाती है? द्रव में बदल जाती हैं। लेकिन ठोस के कण तो पहले ही बहुत पास पास हैं, और ये नहीं कि आप उसको दबा के या प्रेशर करके या प्रेशराइज करके उसको कम आकार उसका और छोटा कर लो। इनका आकार कैसा होता है? बिल्कुल फिक्स होता है, बिल्कुल नियत होता है, निश्चित होता है। तो ये कैसे होते हैं? असंपीड्य और कठोर नेचर के होते हैं।
उसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका वो आता है ठोस अवस्था में कणों का प्रभाव संभव नहीं होता, यद्यपि गलित अवस्था में ये संभव हो सकता है। ठोस अवस्था में कणों का प्रभाव मतलब जैसे कि इसमें उपस्थित जो कण हैं वो गति नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इस ठोस को अगर घोल लेते हो या इसको लिक्विड में बदल लेते हैं इन ठोसों को, तब इनके कण गति कर सकते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में ये गति नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना, अगर ठोस है तो उसको गलाने के लिए और पिघलाने के लिए गलित यानी गलनांक व क्वथनांक अधिकांशतः उच्च होते हैं, यानी इनके गलनांक क्वथनांक के मान हमेशा बहुत हाई होंगे। क्यों होंगे बहुत हाई? वो इसलिए होंगे बेटा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठोस है और ठोस को आप पिघलाओगे, पिघलाने के लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा लगेगा और पिघलाने के बाद उसको भाप बनाने या गैस फॉर्म में चेंज करने के लिए क्वथनांक का मान भी बढ़ जाएगा, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च होते हैं द्रवों की तुलना में। उसके बाद इनकी ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है। ऊष्मीय ऊर्जा यानी इनको ऊष्मा देने पर इनके अंदर से बहुत कम ऊर्जा निकलती है, यानी ऊष्मीय ऊर्जा या निकलने वाली ऊर्जा बहुत निम्न होती है। ठीक है, ये अपन के ठोसों के सामान्य गुण थे। इन गुणों को देख के आप कॉपी में नोट करें। ठोसों के सामान्य गुण: निश्चित अवस्था व आयतन, ठीक है, उसकी अंतर आणविक दूरी कम होगी, अंतर आणविक दूरी कम होगी तो अंतर आणविक बल ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद है अवयवी कण जो होंगे उनकी स्थितियाँ कैसी होंगी? बिल्कुल निश्चित होंगी। ये कैसे होंगे? असंपीड्य तथा कठोर होंगे। उसके बाद ठोसों में अवस्था में कणों का प्रवाह कैसा होगा? संभव नहीं होगा, यानी कण कोई गति नहीं करेंगे। गति कब करेंगे? जब ये गलित अवस्था में, कौन सी अवस्था में? गलित अवस्था में होंगे या लिक्विड अवस्था में होंगे, तब ये गति कर सकते हैं। जब ठोस है तो गलनांक क्वथनांक के मान कैसे होंगे? हमेशा बहुत ज़्यादा हाई होंगे। उसके बाद इनकी ऊष्मीय ऊर्जा का मान भी निम्न होता है। ये आज हमारे ठोस अवस्था का प्रारंभिक टॉपिक या इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसे आप कॉपी में नोट कर लें। जिन चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है डेफिनेशन में, उसी चीज़ को कॉपी में उतारें, साथ ही ये सभी पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, जैसे कि आपका बेसिक एग्जांपल है कि गलनांक क्वथनांक में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वह तापमान जिस पर सामान्य वायुमंडल दाब पर कोई ठोस पिघलता है उसको तो बोलेंगे अपन गलनांक, यानी वह ताप, वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड पिघल जाता है उससे बोलेंगे अपन गलनांक, इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब दूसरा है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पीय दाब या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अर्थात आप इसको समझ सकते हैं वो टेम्परेचर जो कि किसी लिक्विड को या द्रव को भाप में बदलने में काम आता है वो कहलाता है क्वथनांक, और गलाने के लिए या पिघलाने के लिए जो काम आता है उसे बोलते हैं गलनांक। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं सॉलिड की यहाँ पर तीनों फेज दर्शाई हुई हैं, सॉलिड, द्रव और गैस। इससे आप समझ सकते हैं सॉलिड के अंदर क्या होता है? अवयवी कण। अवयवी कण अभी पहले भी बताया था आपको, या तो आयन हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं। तो वो कैसे होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं अवयवी कण कैसे हैं? बिल्कुल पास पास हैं। और जब अवयवी कण बिल्कुल पास पास होंगे तो उनके बीच में अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होगी और आकर्षण सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए ठोसों में आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है और दूरी सबसे कम होती है। द्रव के अंदर अवयवी कणों की दूरी थोड़ी ठोस की तुलना में ज़्यादा है, तो आकर्षण बल ठोस की तुलना में थोड़ा कम होगा। ठोस की तुलना में आकर्षण बल थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठोसों में आकर्षण सबसे ज़्यादा है, दूरी कम है। आकर्षण कम होगा, दूरी ज़्यादा है, और इनके बीच में बिल्कुल आकर्षण नहीं होता, उनकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कण अनिश्चित गति करते हैं। देख सकते हैं आप डायग्राम में इन दोनों के कंपैरिजन में इनके कण बहुत दूर दूर हैं और इनकी गति कैसी होती है? अनिश्चित गति होती है। तो ठोस के अंदर दूरी कम, आकर्षण ज़्यादा, दूरी ठोस की तुलना में ज़्यादा और आकर्षण ठोस की तुलना में कम, और इनके बीच में ना तो कोई आकर्षण है और ना ही कोई कणों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये पदार्थीय अवस्थाएं हैं जिसमें ठोस, द्रव और गैस को हम देख सकते हैं। ये डायग्राम भी आप कॉपी में उतार लीजिएगा। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो अगला टॉपिक है अपना विभिन्न बंधों के या बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। यानी आपको ठोसों का वर्गीकरण देखना है तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग ठोसों को बांटा जाता है। जैसे कि जो अपना पहला वर्गीकरण अपन देखेंगे, ठोसों की 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियों में? 4। ठीक है, क्लियर?
4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो उनके अवयवी कणों के मध्य आरोपित अंतः आणविक बल या अंतः आणविक बलों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यानी ठोसों को 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला है आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब इनको किस आधार पर बांटा है? इन चारों को, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक को, इनके बीच बनने वाले अंतः आणविक या अंतर आयनिक बलों के आधार पर। अब आप देख सकते हो पहला जो वर्गीकरण है वो है अंतर आणविक या अंतर आयनिक बलों की प्रकृति पर आधार पर। ये निम्न प्रकार बांटा गया है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे ठोसों के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। उसके अंदर पहला प्रकार डालेंगे अंतर आणविक या अंतर आयनिक बलों की प्रकृति के आधार पर। इस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? इस आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। अब इसमें हम पहला प्रकार पढ़ेंगे आणविक ठोस। साथ के साथ बच्चे नोट्स भी बनाते जाएं और इसको पॉज करके वीडियो को अपना काम रेगुलर नोट्स कंप्लीट रखें। अब आप पहला डालेंगे इसमें आणविक ठोस, ठीक है। आणविक ठोस क्या होते हैं? देखिए, आणविक ठोस समझने के लिए इसको देखेंगे। इस प्रकार के ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं। आणविक का नाम आ रहा है, परमाणु का नाम आता है तो परमाणविक ठोस होते हैं। परमाणु का मतलब एक कण और अणु का मतलब होता है एक से ज़्यादा कण। यानी इस प्रकार के ठोस में नाम से ही पता चल रहा है आणविक यानी अणु बंध बनाएंगे। इस प्रकार के ठोसों के अवयवी कण कौन होंगे? यानी इस प्रकार के ठोस का निर्माण कैसे होगा? अणु से होगा, जिनमें अणु परस्पर दुर्बल वंडरवाल आकर्षण बल या हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मैंने आपको पहले भी जब अपनी प्रीवियस गाइडिंग क्लास थी उसमें दुर्बल वंडरवाल बल और हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़ाया हुआ है। वंडरवाल बल और हाइड्रोजन बंध दोनों ही कमज़ोर बलों की श्रेणी में आते हैं या वीक बॉन्ड की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। जो अणु होते हैं वो कमज़ोर बंध द्वारा जुड़े हुए होंगे, यानी अगर आप उस पर टेम्परेचर या प्रेशर लगाओगे तो उनके बीच का बॉन्ड टूट भी सकता है। लेकिन यहाँ पर आकर्षण कौन सा है? दुर्बल प्रकार का आकर्षण है। कौन से प्रकार का? दुर्बल प्रकार का आकर्षण है के द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। जब देखिए दुर्बल बंध है तो आप जानते हैं जहाँ दुर्बल बंध होगा तो गलनांक क्वथनांक के मान कैसे हो जाएंगे? निम्न हो जाएंगे। निम्न का मतलब कम हो जाएंगे। तो गलनांक क्वथनांक के मान कैसे होते हैं? ठोसों में कम होते हैं तथा प्रत्येक अवस्था में अणुओं के रूप में ही पाए जाते हैं। प्रत्येक अवस्था अणुओं के रूप में ही मिलेगी आपको। अब इसको भी आगे और क्लासीफाई कर दिया जाता है। यानी आणविक ठोस ऐसे ठोस हैं जिनके बीच में दुर्बल बंध मिलने अणुओं के द्वारा होते हैं, गलनांक क्वथनांक के मान कम होते हैं। अब क्या करेंगे अपन? आणविक ठोस को ही निम्न प्रकार से और बांट देंगे। कैसे? इनको निम्न 3 प्रकार से। पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है हाइड्रोजन बंध द्वारा बने हुए आणविक ठोस। तो ये 3 कैटेगरियाँ आपको किस में पढ़ना है? आणविक ठोस के अंदर पढ़ना है। पहले आप इसको उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, तब हम इसके तीनों प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें पहला प्रकार है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? इस प्रकार के ठोस अणु अध्रुवीय प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आपका ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब है ऐसे अणु जिसके अंदर 2 पोल या 2 ध्रुवों का निर्माण होता है। एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। लेकिन इसके अंदर कैसे पोल होंगे? इसके अंदर कोई ध्रुव नहीं होगा। यानी अध्रुवीय का मतलब इसके अंदर बनने वाले जो मॉलिक्यूल होंगे या जो आयन होंगे वो किसी प्रकार के होंगे? अध्रुवीय प्रकार के होते हैं। इसमें दुर्बल परिक्षेपण बल अथवा लंदन बल द्वारा, आपको पता है आणविक की बात करें तो सभी में बंध कौन सा बनेगा? दुर्बल प्रकार का। ये तो आप आणविक का नाम आते ही याद कर लेना कि बंध की प्रकृति कैसी होगी? दुर्बल होगी। कैसी प्रकृति होगी? दुर्बल होगी। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे अपन ये मुलायम तथा विद्युत के अचालक होते हैं। अगर प्रकृति दुर्बल है तो बंध कमज़ोर होगा और कमज़ोर बंध होता है जिन अणुओं में वो कैसे होते हैं? मुलायम प्रकृति के होते हैं। विद्युत के अचालक होते हैं, विद्युत का कोई चालन नहीं करते। उसके अलावा इनके गलनांक क्वथनांक के मान कैसे होंगे? निम्न होंगे। ये तो अपन कैरेक्टर पहले भी पढ़ के आए हैं। गलनांक क्वथनांक के मान कैसे होंगे? इनके निम्न होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनके बीच में दुर्बल बंध है। उसके बाद जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। सबसे पहले एग्जाम्पल है इसमें ठोस के अंदर ऑर्गन, ठोस ऑर्गन, ठोस हीलियम, ठोस H2, ठोस Cl2, ठोस I2, ठोस CO2 एंड ठोस क्या मिलेगा? CCl4 जिसे बोलते हैं अपन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और एक मिलता है BH3। ये होते हैं बोरोन के हाइड्राइड। ये तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये बोरोन ट्राई हाइड्राइड इसका नाम है। तो यहाँ तक आप कॉपी में नोट करेंगे कि ऐसे प्रकार के ठोस जिसमें अध्रुव, अध्रुव का मतलब जिसमें दोनों तरफ समान प्रकार के अणु जुड़े होंगे। जैसे कि अपन इसको देख सकते हैं ऐसे
देखिए ध्रुवीय की जब बात करते हैं तो ध्रुवीय में हम देखते हैं दो असमान प्रकार के अणु जुड़े होंगे। जैसे कि अपन देख सकते हैं ध्रुवीय अणु के अंदर, पहले मैं आपको ध्रुवीय समझाती हूँ, उसके बाद हम अध्रुवीय देखेंगे। देखिए ध्रुवीय की जब बात करेंगे, जैसे कि हुआ एग्जाम्पल HCl, यानी एक तरफ तो होगा H और एक तरफ होगा Cl। आप जानते हैं S ब्लॉक में आता है, यानी इसके ऊपर आंशिक धनावेश और क्लोरीन के ऊपर आंशिक ऋणावेश, ये एक ध्रुवीय अणु है। ठीक है, जब अपन जल की बात करते हैं H2O, तो इसके अंदर ऑक्सीजन पर होगा आंशिक ऋणावेश, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, इस पे होगा आंशिक धनावेश, इसके ऊपर भी होगा आंशिक धनावेश। ये होता है अपना H2O का अणु। ये होगा इस प्रकार के ध्रुवीय अणु। जैसे कि अपन देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एक तरफ तो होगा कार्बन और एक तरफ होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर होगा आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर होगा आंशिक धनावेश। तो ये होते हैं ध्रुवीय अणु, जिसमें दो असमान प्रकार के अणु, जैसे हाइड्रोजन की नेचर अलग है, क्लोरीन की अलग है, ऑक्सीजन की अलग है, हाइड्रोजन की अलग है। उसी तरह CO के अंदर कार्बन की नेचर अलग है, ऑक्सीजन की नेचर अलग है। तो दोनों असमान प्रकार के जब अणु जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ध्रुवीय अणु। अब अध्रुवीय की जब हम बात करते हैं तो अध्रुवीय कैसे, अध्रुवीय जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं दोनों समान हाइड्रोजन, चाहे हाइड्रोजन ये वाला हो चाहे हाइड्रोजन ये वाला हो, दोनों की नेचर कैसी है, बिल्कुल एक समान है। और जब दोनों की नेचर एक समान होगी तो इसके ऊपर जो चार्ज है वही चार्ज इसके ऊपर होगा। तो कोई भी ये इसके ऊपर मान लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर भी पॉजिटिव, और दोनों एक दूसरे के चार्ज को निरस्त कर देंगे। तो ये अणु कैसा हो जाएगा, बिल्कुल अध्रुवीय, क्योंकि दोनों की नेचर कैसी है, बिल्कुल समान। उसी तरह क्लोरीन दोनों, क्लोरीन एक समान है तो किसी भी प्रकार के ध्रुव का निर्माण नहीं होगा, तो इसकी नेचर कैसी है, अध्रुवीय। उसी तरह आयोडीन, समान प्रकार के आयोडीन जब जुड़े होंगे तो इसको बोलेंगे बिल्कुल अध्रुवीय अणु। CO2, दोनों तरफ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो दोनों तरफ जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई होगी, अगर अपन इसके अंदर एटम की बात करें तो एटम तो अध्रुव बना सकते हैं, लेकिन पूरा कंपाउंड अध्रुवीय होगा। अगर मान लीजिए कार्बन पर आंशिक धनावेश आ रहा है और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश है, ये तो बात हुई CO मॉलिक्यूल की। कौन से मॉलिक्यूल की, CO की। लेकिन आप अगर पूरे अणु की बात करोगे तो इधर भी ऋणावेश इधर भी ऋणावेश, ये ऋणावेश इस ऋणावेश को काट देगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड होगा CO2 का, वो कैसी नेचर का हो जाएगा, अध्रुवीय प्रकृति का हो जाएगा पूरा कंपाउंड। लेकिन अब जब CO की बात करोगे तब तो वो ध्रुवीय हो सकता है, क्योंकि इस पर आंशिक धनावेश इस पर आंशिक ऋणावेश। लेकिन पूरे अणु की जब हम बात करेंगे तो दोनों पर ऋणावेश है, दोनों सिरों पर ऋणावेश है, और दोनों सिरे के ऋणावेश एक दूसरे को काट देंगे या खत्म कर देंगे। तो इससे इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, अध्रुवीय नेचर हो जाएगी। उसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड, एग्जाम्पल देखिए, कार्बन चार और क्या जुड़ी हुई है, क्लोरीन जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आएगा, इस क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश, इस क्लोरीन पर भी, सभी क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। और जब चारों क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आता है, जब चारों क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आएगा तो हम क्या देखेंगे कि इसका ऋणावेश इसके ऋणावेश को ख़त्म कर देगा, इसका ऋणावेश इसके ऋणावेश को ख़त्म कर देगा। अर्थात ये पूरा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अध्रुवीय प्रकृति का हो जाएगा। तो ये अध्रुवीय और ध्रुवीय चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए आप इस एग्जाम्पलों को ध्यान रखें। ये सब अध्रुवीय नेचर के और ये वाले सब ध्रुवीय नेचर के। अब जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अध्रुवीय आणविक ठोस का पहला प्रकार आज हमने पढ़ लिया, कल हम इसका दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। जब तक आप यहाँ तक इसके एग्जाम्पलों के साथ यहाँ तक के नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।